हेलो स्टूडेंट। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 गति का नियम, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वो भी वो क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जितने भी क्लास 11 के हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आपको चलना है। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे जी। आपको इतनी बात बता दूं कि टांडव बैच के अंतर्गत हम ये आपको फ्री में क्लासेस करा रहे हैं। अभी तक चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं फिजिक्स में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। वहां से क्लिक करके आप सीक्वेंस वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए आज हम इसका वन शॉट वीडियो है इस चैप्टर का। अब वन शॉट के माध्यम से हम इसको आज कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले गति का नियम में सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे, परिचय। ठीक है। अब इस परिचय में थोड़ा सा आपको ये जानना है, ठीक है, क्या जानना है कि गति का नियम मतलब कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो उसका नियम क्या है जी। इसके बारे में ही हमें इस चैप्टर में जानना है कि वस्तु अगर गति कर रहा है तो क्यों गति कर रहा है। तो इसको सामान्य परिचय आप समझ जाइए कि जब कोई वस्तु की गति बदलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बल कार्य करता है। कोई भी वस्तु की अगर गति में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, तभी जाकर परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट, जैसे एक ये वस्तु है, बाबू बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे ये एक वस्तु है, अब ये जो वस्तु है ये मान लेते हैं एक रोड है। इस रोड पर ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रही है। 5 किलोमीटर प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 5 किलोमीटर ये चल जा रही है ये वस्तु। अब सीधी बात, अब इस पर एक बल लगाया, ठीक है। और जैसे ही इस पर और अधिक हमने बल लगाया तो अब इसकी जो स्पीड हो गया, अब इसकी जो गति हो गया ना, वो गति क्या हो गया, अब इसकी गति हो गया 7 किलोमीटर प्रति मिनट। 7 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। पहले ये वस्तु जब हमने मतलब इस पर कोई बल लगा होगा तो उस समय पर 5 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रही थी, परंतु हमने एक्स्ट्रा और बल लगा दिया, इसको और फोर्स हमने लगा दिया, तो अब ये 7 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलने लगी। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, गति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो गति में अगर परिवर्तन हुआ है, पहले 5 था अब 7 किलोमीटर हो गया है, गति में परिवर्तन हुआ है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है कि नहीं। बल हमने लगाया है तभी तो यही बात है जी। मान लेते हैं कोई वस्तु है, मान लेते हैं सपोर्टेड कोई वस्तु है, ये चल रहा है, मान लेते हैं सपोर्टेड ये चल रहा है 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है। अचानक से हमने इस पर ब्रेक लगा दिया, इस कार पर, ये गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाए तो ये जो वस्तु है यहाँ पे आकर ये रुक जाएगा तुरंत। तो रुका, ब्रेक लगाने पर रुक गया, तो कैसे रुका इसकी, अब मान लेते हैं यहाँ पे रुक गया, तो पहले तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे था, अब तो इसका 0 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया होगा ना, अब 0 किलोमीटर, अब तो ये चल ही नहीं रहा है, रुक गया है। तो रुका क्यों, इसकी गति में परिवर्तन कैसे हुआ, इसकी इसकी गति में परिवर्तन कैसे हुआ दोस्त। जब हमने एक बल लगाया, ब्रेक लगा रहे हैं तो वो भी एक बल ही तो है, तो जब हमने एक बल लगाया तो इसकी गति में परिवर्तन हो गया। तो सीधी बात वही कहा गया है कि किसी भी वस्तु की गति बदलती है तो उसमें कोई ना कोई, उसके पीछे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होता है। ये बात आपको बताया गया। जैसे उदाहरण से अगर हम समझें तो देख लीजिए, जैसे उदाहरण में पहला उदाहरण है, फुटबॉल को लात मारने पर वह चलने लगता है। समझ रहे हैं, मान लेते हैं ये एक बड़ा सा फुटबॉल है, ये हमारा एक बड़ा सा ये फुटबॉल है। अब ये चुपचाप यहां पर है, परंतु जैसे ही हमने इस पर एक बल लगाया, एक हमने किक लगाया, तो ये तुरंत ये बॉल ऊपर की ओर ये चलने लगा। तो पीछे से हमने एक लात से जब हमने पैर से मारा, तो पैर से मार रहे हैं मतलब इस पर एक बल ही तो लगा रहे हैं। तो इसकी गति पहले तो जीरो जीरो था, इसका वेग क्या था, जीरो था। अब इसका वेग बदल गया कि नहीं, अब तो ये स्पीड में चल रहा होगा।
सीधी बात है, तो इसकी गति में परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब कोई बल कार्य कर रहा है। दूसरी एग्जांपल समझ लेते हैं। चलती हुई साइकिल पर ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है। चलती हुई साइकिल है, उसको ब्रेक लगा दिए रुक जाएगा, तो उसकी गति में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने का कारण क्या है? उस पर उसके पीछे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, तभी तो वो बदला। ये बात आपका आ गया। मतलब इसका निष्कर्ष यही है कि गति में परिवर्तन का कारण क्या होता है? कोई ना कोई बल होता है। गति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, तभी परिवर्तन हुआ है। अपने आप कोई भी चीज परिवर्तन नहीं हो सकता। गति में परिवर्तन तभी होगा जब कोई ना कोई बल कार्य करेगा, तभी होगा। यही बात हमें इस चैप्टर में सबसे पहली बात बताया गया। मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए? चलिए, अब हम जान लेते हैं। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है अरस्तु के अवधारणा। अब हम समझेंगे अरस्तु की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, अरस्तु की अवधारणा। अब अरस्तु ने भी अपना कुछ अवधारणाएं दी हैं। अपने जितना अरस्तु ने सोच पाया उसके अनुसार इन्होंने कुछ बातें बताई हैं गति के बारे में ही। क्या इन्होंने बताया? अरस्तु का मानना था कि किसी वस्तु पर लगातार चलाने के लिए लगातार बल लगाना पड़ता है। अरस्तु का ये मानना था कि कोई भी वस्तु को हमें लगातार गति करानी है ना, तो इस पर लगातार हमें कोई ना कोई बल लगाना ही होगा। ठीक है, जब हम बल लगाना छोड़ देंगे तो ये वस्तु ऐसे ही अपने आप रुक जाएगा। ऐसा अरस्तु का मानना था, जबकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। जैसे अरस्तु का ये कहना था कि, जैसे एग्जांपल से मैं बता दूं, तो अरस्तु का ये कहना था कि बैलगाड़ी तभी चलती है जब बैल खींचता है। समझ रहे हैं? बैलगाड़ी तभी चलती है जब बैल खींचता है। मतलब अगर बैल खींचना बंद कर दे, बैल बल लगाना बंद कर दे, तो बैलगाड़ी नहीं चलेगी। इसका ये कहना था। तो भैया एक एग्जांपल तो ये तो सही बात है कि बैल जब अगर बल नहीं लगाएगा तो बैलगाड़ी नहीं चलेगी। तो बैल जब बल लगा रहा है तभी तक बैलगाड़ी चल रही है। बैल जो है बल लगाना बंद कर देगा, खींचना बंद कर देगा, तो वो रुक जाएगा। ये बात तो सही है, इस पर फिट कर रहा है। परंतु आप सोचिए थोड़ा सा कि मान लेते हैं ये एक फुटबॉल ही है। थोड़ा सा बात को समझिएगा। इनका ये कहना था ना कि हम जब तक बल लगाएंगे तभी तक ये वस्तु चलेगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। तो ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? तो देख लीजिए, ये एक फुटबॉल है। इस पर हमने 1 सेकंड के लिए ही ना केवल हमने बल लगाया, तुरंत हमने इस पर एक किक मार दिया। एक एक हमने जैसे ही अपने पैर से इस पर किक मारा, तो अब तो ये चुपचाप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मान लेते हैं ये हमने यहाँ पर हमने 1 सेकंड लगा, इसको एक अपने पैर से हमने किक मार दिया, बल लगा दिया। उसके बाद ये समझिए, ये जो फुटबॉल है ये कम से कम 30 सेकंड 35 सेकंड तक आसमान में रहेगा, या आसमान के नीचे भी गिर जाएगा तो ये चलता रहेगा, गति करते हुए चलता रहेगा। तो बल तो हमने 1 सेकंड लगाया, परंतु ये तो गति बहुत देर तक कर रहा है ना। तो यही बात है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब वस्तु लगातार गति कराने के लिए उस पर लगातार बल लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक और चीज है, एक एक और हम अच्छा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एक और इंस्ट्रूमेंट हम ऐसा बना देते हैं कुछ इस प्रकार का। ये एक हमने इंस्ट्रूमेंट बना दिया इस तरीके का। अब बिल्कुल ये प्लेन हमने बना दिया है। अब प्लेन हमने बना दिया, इस पर एक हम मान लेते हैं, ये गोली आपने देखा है? गोली गोली हम लोग पहले खेलते थे छोटे पे, कंचा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले गोली बहुत खेले हुए हैं, आपको याद होगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं तो बहुत खेला हूँ। ठीक है, गांव एरिया के हम लोग बच्चे हैं भाई, तो बहुत हम लोग खेले हुए हैं। तो वो क्या होता है, कंचा जो होता है वो कंचा ले लीजिए, जिसमें मतलब घर्षण कार्य वहां पे ना करे। जब घर्षण कार्य नहीं करेगा ना, तो बिल्कुल प्लेन होगा ये भी। गोली होता है वो भी, जो कंचा होता है ना वो भी प्लेन ही होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, और जैसे इसको छोड़ेंगे ना तो ये तुरंत यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर ऊपर, इस तरीके से ये चलता ही रहेगा।
क्यों? क्योंकि घर्षण यहाँ पे बिल्कुल जीरो लग रहा है, इसकी वजह से ये लगातार गति करता ही रहेगा। कोई यहाँ पे बल नहीं कार्य करेगा, फिर भी ये गति करता ही रहेगा। ये बातें हैं जी। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन यह अवधारणा पूरी तरीके से गलत सही नहीं है, ये बातें भी स्पष्ट हो जाता है। मतलब इनका यही मानना था कि किसी वस्तु को लगातार चलाने के लिए उस पर लगातार बल लगाना पड़ता है, जबकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, अगला आता है हमारा गैलीलियो का प्रयोग। अगला हमारा क्या आता है जी? अगला हमारा आता है गैलीलियो का प्रयोग। ठीक है, अब गैलीलियो का भी गति के बारे में कुछ इनका मानना था। अब क्या मानना था इनका, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। तो गैलीलियो ने अपना प्रयोग किया, तो इन्होंने ये बताया कि गैलीलियो ने बताया कि यदि घर्षण ना हो तो वस्तु एक बार गति मिलने पर स्वयं चलती रहेगी। मतलब इनका क्या कहना था, गैलीलियो का बताना था कि यदि घर्षण ना हो, यदि फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, तो वस्तु एक बार गति मिलने पर स्वयं चलती रहेगी। वस्तु की एक बार गति मिल गई तो वो स्वयं अपने आप ही चलती रहेगी, अगर घर्षण ना हो तो। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप समझे तो एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है कि बर्फ पर फिसलता हुआ व्यक्ति काफी दूर तक चलता जाता है, क्योंकि घर्षण बहुत कम होता है। अगर बर्फ है ना, बर्फ, वहां पर अगर फिसल जाए कोई व्यक्ति तो वो लगातार ऐसे ही चलता रहता है, फिसलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण कम होता है। तो यही बात इनका मानना था कि यदि घर्षण ना हो ना, तो कोई वस्तु एक बार गति मिलने पर, किसी वस्तु को एक बार अगर गति मिल गया तो वो स्वयं चलता ही रहेगा। ठीक है, ये बात इनका मानना था। तो घर्षण नहीं होनी चाहिए, ये मुख्यतः बातें इन्होंने बताया। देख लीजिए यहाँ पे आसान शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो आसान शब्दों में यही है कि गैलीलियो ने सिद्ध किया कि वस्तु को चलाए रखने के लिए, मतलब वस्तु को गति रखने के लिए, चलाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे रोकने वाला कारण घर्षण होता है। मतलब कोई भी वस्तु को अगर हम गतिशील रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसको अगर वो गति कर रहा है और बीच में वो रुक जा रहा है, तो रुकने के कारण बल नहीं है, बल्कि रुकने का कारण क्या है, घर्षण है, फ्रिक्शन है। घर्षण के कारण ही वो वस्तु रुक रहा है। अगर घर्षण ना हो तो बल की आवश्यकता नहीं होगी, वो वस्तु अपने आप वैसे ही गति करता रहेगा। ये बातें बताई गई। मैं आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। सीधी बात, गैलीलियो का ये मानना था कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है, ये वस्तु गति कर रहा है, अगर ये वस्तु यहाँ पे आकर रुक रहा है ना, तो ये रुक रहा है तो इसका कारण बल नहीं है, बल्कि इसका कारण क्या है, इसका कारण है घर्षण। घर्षण के कारण ही ये वस्तु रुक रहा है। ठीक है, तो ये बातें हैं जी, गैलीलियो का ये कहना था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद मुख्य इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है, गति का विरोध करता है। अगर गति हो रही है तो उसका विरोध करेगा, रोकेगा गति को घर्षण। दूसरा ये कहना था कि घर्षण हटाने पर वस्तु लगातार चलती रहेगी। अगर हम घर्षण हटा देना तो वस्तु लगातार चलती ही रहेगी। ठीक है, ये बातें कहना था जी। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, और उदाहरण से हमने समझा दिया कि बर्फ पर फिसलता हुआ व्यक्ति काफी दूर तक चलता जाता है, क्योंकि घर्षण बहुत ही कम होता है बर्फ पर। ठीक है, यही कारण है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है, और ये नियम तो हर बार पूछा जाता है, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के तीन नियम न्यूटन ने हमें बताए हैं। तीनों नियम को आसानी से हम समझेंगे जी। तो न्यूटन के गति के तीन नियम होते हैं। सबसे पहली बात, पहला हमारा होता है, पहला मतलब प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं।
जड़त्व के नियम के नाम से हम जानते हैं न्यूटन के प्रथम लॉ को, फर्स्ट लॉ को हम किस नियम से, जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। इसमें हमें कोई सीधी बात, इसमें हमें यही बात बताया गया ना कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो सदैव गतिशील रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बात आप समझे? मतलब यहाँ पे ये कहना था कि जब कोई वस्तु अगर गतिशील है ना, इनका यहाँ पे यही मानना था कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो सदैव गतिशील रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु स्थिर है ना तो वो सदैव स्थिर रहना चाहता है, जब तक कि उस पर क्या है, जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए तब तक वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा। ये बात आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा, वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा हमने किताबी लैंग्वेज में लिखना भी जरूरी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कोई वस्तु तब तक विराम में या समान वेग से चलती रहेगी जब तक उस पर बाहरी असंतुलन बल न लगाया जाए। समझ रहे हैं? मतलब जब कोई वस्तु तब तक विराम रहेगा या विराम में रहेगा या समान वेग से गतिशील रहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई असंतुलन बल ना लगाया जाए। मतलब जब जब तक मतलब यहाँ पे वही बात किया गया है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में, स्थिर मतलब वही विराम अवस्था में रहेगा या गतिशील समान वेग से गतिशील अवस्था में रहेगा तब तक, जब तक कि कोई उस पर असंतुलन बल बाहरी ना लगाया जाए, बाहरी असंतुलन बल ना लगाया जाए, बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। या तो आप ये बोल दीजिए, या इससे भी सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो सदैव गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, और कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। बाहर से अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो वो स्थिर ही रहेगा। जैसे कि ये बोर्ड है, ये यहाँ पे स्थिर है तो ये सदैव यहीं पे स्थिर रहेगा जब तक कि हम इसको बल लगाकर इसको उठाकर नीचे ना कर दें, ठीक है, तब तक ये यहीं पे रहेगा। समझ रहे हैं? ये बातें हैं जी। मान लेते हैं एक कोई कार है, वो चल रही है तो वो लगातार चलती ही रहेगी जब तक कि हम उसको ब्रेक मारकर हम उसको रोके नहीं। ब्रेक मारना मतलब बल लगाना। तो समझ गए होंगे आप बात को, यही बात है जी। अगला यहाँ पे एक चीज हमें जानना है, जड़त्व का नियम हम कह रहे हैं तो जड़त्व क्या होता है? तो यहाँ पे वास्तव में मान लीजिएगा, जड़त्व का मतलब है कि वस्तु का अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने के गुण को ही जड़त्व कहलाता है। मतलब सीधी बात है, वस्तु का अपना वर्तमान अवस्था बनाए रखने का जो गुण होता है वही जड़त्व कहलाता है। वर्तमान अवस्था का मतलब कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा, ये गुण उसके अंदर है तो उसी को जड़त्व कहेंगे। सीधी बात है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण इसका समझ जाइए। पहला आता है, बस अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर बस में आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं, अचानक से बस चली ना तो पीछे की ओर आप झुक जाएंगे इस तरीके से। झुके क्यों? क्योंकि आपका शरीर स्थिर अवस्था में पहले था, अब वो चाह रहा है कि हम स्थिर ही रहे, परंतु बस गति कर रही है तो बस के गति के कारण अचानक से गति हो गया तो इसी के कारण आप झुक जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर चाह रहा था स्थिर रहने का, आपका जो बस चल रहा है गति अवस्था में हो गया, इसी की वजह से पीछे आप झुक जाते हैं। या बस के अचानक गतिशील अवस्था में है तो आप खड़े हैं चुपचाप चल रहे हैं, अचानक से बस रुकी तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर क्यों आगे की ओर झुकते हैं? इसलिए झुकते हैं क्योंकि बस तेजी से गतिशील अवस्था था, अब बस अचानक से रुक गई तो आपका शरीर गतिशील ही रहना चाहता था, बस अचानक से रुकने पर आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ये बातें आपको याद रखना है।
दूसरा आपको याद रखना है कि बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाती है। बस के अचानक रुकने पर भी आगे की ओर झुक जाना, या बस का अचानक से चलने पर बस के पीछे की ओर झुक जाना, ये कारण किसका है? ये कारण है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ही बताया गया है कि कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जान लेते हैं अपना दूसरा नियम। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम सिंपल है, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। सीधी बात यहाँ पे बताया गया। क्या बात बताया गया? यहाँ पे ये बात बताया गया कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के, वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बातें आपको याद रखना है। ये दूसरे नियम में हमें यही बात बताया गया है कि संवेग में परिवर्तन का दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये सिंपल सा बात बता दिया गया। यहीं से बल का, यही ये दूसरे नियम, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से एक हमें यहाँ पे सूत्र मिलता है, वो हम आपको यहीं पे सूत्र बता दे रहे हैं। यहीं से हमें एक बल का फॉर्मूला मिलता है जो होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण मिलता है। अब बल का इसका फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है? एम ए, ये होता है जी। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, जहां द्रव्यमान m है और a क्या है? त्वरण है। तो इसको आपको याद रखना है। अब इससे हमें क्या, इस संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, इसका मतलब आप समझे? इसका उदाहरण से अगर आप समझे तो इसका मतलब सीधी बात यही है कि हल्की गेंद को फेंकना आसान है, परंतु भारी गेंद को फेंकना कठिन है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप सभी वस्तुओं को एक समान वेग से नहीं फेंक सकते। अगर वस्तु हल्का है तो आप बहुत तेजी से फेंक सकते हैं, अगर वस्तु भारी है तो उसको आराम से आपको फेंकना पड़ेगा। तो सीधी बात है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है, संवेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें लगा जो समय होता है ना, वो वस्तु पर लगाए गए बल के ही समानुपाती होगा। जितना बल लगाएंगे उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। अगर बल नहीं लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन भी नहीं होगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ के होंगे, इतना जरूर आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, बेहतर होगा जी। ठीक है। हम्म, चलिए आगे आप समझ लेते हैं तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से भी जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब सीधी बात, न्यूटन के गति का तीसरा नियम में हमें यही बात बताया गया कि जैसा आप कार्य करेंगे उसके विपरीत आपको भी मिलेगा। अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो आपका भी उस नुकसान होगा, बाद में ही होगा बट होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ये बातें बताया गया। तो यहाँ पे यही बात है कि न्यूटन के गति के, मतलब इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। याद रखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर, बराबर भी कह रहा है, एवं विपरीत दिशा में क्या होगा? प्रतिक्रिया भी होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि बंदूक का चलना। तब बंदूक अगर आप चलाएंगे ना, ध्यान से समझेंगे, बंदूक इस तरीके से हम चलाते हैं जी, इस तरीके से चलाते हैं बंदूक, ध्यान से आप समझ रहे होंगे।
बंदूक चलाते हैं तो यहाँ पे छाती तक उसको छाती पर इस पर रखा जाता है कि इससे बल मिले। तो बंदूक जैसे ही हम चलाते हैं तो जैसे ही गोली आगे जाता है ना, गोली जैसे ही आगे जाएगा बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है। तो गोली आगे चल रही है तो जितने बल से गोली आगे गई ना उतना ही बल आपके पीछे भी लगेगा। तो बंदूक पीछे आएगा तो ये रोकता है, इसलिए छाती को मजबूत रखा जाता है। समझ रहे हैं, ये बातें हैं जी। तो गोली जितनी स्पीड से आगे चल रही है उसके जस्ट विपरीत उतना बराबर और उसके जस्ट विपरीत क्या हो गई, प्रतिक्रिया भी हो रही है कि नहीं। तो यही बात कहा गया है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, क्रिया क्या हुई, गोली आगे जा रही है और उसके बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो जितनी तेजी से गोली आगे गया उसके जस्ट उतने ही विपरीत दिशा में भी पीछे बंदूक जाता है। तो बंदूक को रोक पाता है क्या, छाती रोकता है उस समय पर। ये बात आप समझ के होंगे। दूसरा अभी एग्जांपल और भी हम देंगे। जैसे हमने लिखा है बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। दूसरा आता है कि तैराक पानी को पीछे ढकेलता है तभी स्वयं आगे बढ़ता है। तैराक भी जो तैरते हैं पानी में, तो पानी में स्विमिंग कैसे होता है, तो जब आगे बढ़ना होता है तो पानी को पीछे मारा जाता है। पानी को जितना तेजी से पीछे मारेंगे इस तरीके से उतना ही व्यक्ति आगे की ओर जा पाता है। बात समझे, तो ये बातें होती हैं जी। तो जितना आप आगे अगर बढ़ना है तो पीछे भी आपको उतना ही बल दागाना पड़ेगा, तब उतने ही बल से आप आगे बढ़ पाएंगे। ये बातें हैं जी। तो मैं आशा करता हूं कि तीसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। रॉकेट का उड़ना भी इसी का एग्जाम्पल है, तीसरे नियम का। रॉकेट जितने स्पीड से ऊपर उड़ता है ना उतने स्पीड से और उतना ही बल नीचे भी लगाता है। जितने बल से रॉकेट ऊपर जाएगा उतना ही बल पृथ्वी पर लगाता है। देखे होंगे रॉकेट उड़ता है तो बहुत सारी आग उसमें से निकलती है पीछे नीचे। अब वो आग क्या होता है, वो आग नीचे धरती पर बल लगाती है और जितना धरती पर बल लगाएंगे उतने ही स्पीड से वो ऊपर जाएगा। तो ये भी कारण है जी, ये भी बल का ही कारण है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से ही रॉकेट का उड़ना संभव हो पाया और जान पाए हम। चलिए मैं आशा करता हूं कि न्यूटन के गति का तीनों नियम समझ के होंगे। अब हम आगे आ जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट नियम को जान लेते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। अब संवेग संरक्षण का जो नियम है ना, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है या संवेग संरक्षण का नियम, सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमें ये बात बताया गया, इस नियम के अनुसार हमें बताया गया कि किसी पिंड पर लगाया गया बल यदि शून्य हो तो उसका संवेग भी नियत होता है। सीधी बात हमें बात बताया गया कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि शून्य हो तो उसका संवेग जो होता है वो नियत होता है। सीधी बात यही बात बताया गया। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये सपोर्टेड ये एक वस्तु है। इस वस्तु पर अगर हम बल जो लगा देते हैं, इस वस्तु पर अगर हम बल न लगाते हैं, बल ना लगाना मतलब बल अगर हम 0 न्यूटन का बल लगाते हैं तो इस वस्तु का जो संवेग होगा ना वो हमेशा क्या होगा, नियत होगा। इसका ये यहीं पे रहेगा चुपचाप, यही बात बताया गया। इसकी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग सब इक्वल ही एक बराबर ही रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, संवेग संरक्षण के नियम में आप यही बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि शून्य हो तो उस वस्तु का संवेग जो होता है वो क्या होता है, उस वस्तु का संवेग नियत होता है। ये आप बोल देंगे, ठीक है। उस वस्तु का, किसी भी वस्तु पर या किसी पिंड पर लगाया गया बल यदि शून्य हो तो उसका संवेग नियत होता है। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगा, ठीक है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, इतनी बात आप समझ के। चलिए जी, अब मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं ये एक वस्तु है, ठीक है, तो एक वस्तु है तो इस वस्तु पर लगाया गया बल, सपोर्टेड ऐसा थोड़ा सा एक मानकर हम कुछ चलते हैं जी, ठीक है। तो
मान लेते हैं हम ऐसा, ये तो हमें बात यहां से परिभाषा के लिए आप इतना बोल देंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि शून्य हो तो उसका संवेग नियत होता है। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि कैसे होता है जी, कैसे हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हम एक प्रूफ कर देते हैं। तो मान लेते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होगा, सपोर्ट एट, ऐसे मान लेते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये बात हम फॉर्मूला से जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अभी हमने न्यूटन के गति का दूसरे नियम से हम जाने हैं। अब इतनी बात हम समझ गए हैं। तो ये बल है जी हमारा, ये हमारा द्रव्यमान है। ठीक है। त्वरण क्या है, त्वरण जो होता है, त्वरण का एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी होता है। ये आप समझ गए होंगे। वेग में परिवर्तन की जो दर होता है वो त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो त्वरण के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, v माइनस यू बाई टी, ये लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान से समझेंगे। इतना हमने कर दिया। उसके बाद ये F इक्वल टू, अगर हम m का इसमें गुणा करा देते हैं तो m भी हो जाएगा पहले, माइनस फिर m u हो जाएगा, अब बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब चूंकि हम इस फॉर्मूले से, ये संवेग संरक्षण के नियम से हमें क्या बात बताया गया कि वस्तु पर लगाया गया बल यदि शून्य हो, तो यदि अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं कि यदि वस्तु पर लगाया गया बल F इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे F इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो इसको अगर ऐसे हम लिख दें तो पहले इसको ही लिख देते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं एम वी माइनस एम यू बाई ये टी है, इक्वल टू बल जो लग रहा है वो जीरो है, तो जीरो हमने लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे आगे इस इधर उधर लिख सकते हैं, बराबर मतलब इसके बराबर ये है या इसके बराबर ये है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये इधर टी इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम भी माइनस एम यू इक्वल टू जीरो गुणे टी हो जाएगा। ये हो जाएगा। टी अगर गुणा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एम भी, अगर आप यहां से ध्यान से समझे, सॉरी, अगर यहां से आप ध्यान से समझे तो ये एम भी माइनस एम यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहां से अगर आप ये ध्यान से समझे तो ये एम भी जो होगा वो ये माइनस एम यू है, ये ऊपर बराबर के इधर चला जाएगा तो ये प्लस में एम यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे हमें ये क्या मिला, यहाँ से एक हमें ये फॉर्मूला मिला कि एम भी और बराबर एम यू। एम क्या है, द्रव्यमान है, एम क्या है, द्रव्यमान है, यू क्या है, यहाँ पे भी क्या है, वेग है, अंतिम वेग, और यू क्या है, प्रारंभिक वेग। जैसे ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं एम है, एम द्रव्यमान है, और इस वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो यू है। इस वस्तु का अंतिम वेग मान लेते हैं क्या है, वो भी है। तो वही है जी। तो इसका एम भी मतलब क्या, ये वस्तु का अंतिम अंतिम संवेग है। क्योंकि संवेग बराबर हम जानते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो वेग में प्रारंभिक वेग भी हो सकता है, अंतिम वेग भी हो सकता है। तो ये देख लीजिए एम भी है, एम भी मतलब अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग को हम क्या लिख सकते हैं, P1 हम मान लेते हैं। अंतिम ये द्रव्यमान गुणे वेग है ना, तो ये एक संवेग ही है, संवेग को P1 हमने मान लिया। और ये एम यू है, एम यू मतलब भी ये भी संवेग ही है, तो इसको P2 मान लेते हैं, दूसरा संवेग है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि संवेग जो हो, अगर बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि शून्य हो तो उसका संवेग भी नियत होता है। नियत मतलब अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग दोनों आपस में बराबर ही होंगे, नियत होंगे, बदलेंगे नहीं। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो हमें यही बात प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है।
ठीक है ना। तो यहां से लेकर यहां तक आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, ये आप फिगर आप बना लीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लिए ना, ठीक है। अगला हमारा छठा एक और आ जाता है, जो होता है बलों के बल। अब बलों का बल हम जानेंगे, जिसमें हमें जानना है बल क्या होता है। बल क्या होता है, फोर्स क्या होते हैं जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि बल वह क्या है, बाहरी प्रभाव है जो किसी वस्तु की गति, दिशा और आकार में परिवर्तन कर सकता है। मतलब क्या है, बल एक बाहरी प्रभाव है। बल एक क्या है, बल एक बाहरी प्रभाव है जिसके कारण किसी वस्तु की गति हम बदल सकते हैं। जैसे फुटबॉल है, अगर हमने बल लगाया तो फुटबॉल गति करने लगा, तो गति बदल सकते हैं, उसकी दिशाएं बदल सकते हैं। बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर मान लेते हैं कोई गेंद है, वो उधर से इधर आ रहा है, और हम उस पर पैर से बल लगा दिए तो उसकी गति अब इधर हो गया। समझ रहे हैं, कोई गेंद है वो इधर आ रहा है और ये गेंद यहाँ पे आया, तब तक इसकी दिशा इस ओर थी, और जैसे ही हमने इस पर बल लगा दिया तो अब इसकी दिशा इस ओर हो गया, इधर आने लगा। तो बल हम क्या कर सकते हैं, बल की सहायता से वस्तु की गति, दिशा और आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। आकार में परिवर्तन का मतलब, कोई लोहा है, मान लेते हैं कोई लोहा है, अब वो लोहा इस तरीके से है, इस तरीके से। अब इसको इसको अगर हम इस पर बल लगा देते हैं, लोहा को पीटते हैं, अब पीट कर हम इसको गोलाकार आकार दे सकते हैं, या एक एक तलवार का आकार हम दे सकते हैं इस तरीके से, या चांद का आकार दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बल एक क्या है, बल एक बाहरी प्रभाव है जिससे किसी भी वस्तु की गति, दिशा और आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी समझ के होंगे बल क्या है जी। बल का वर्गीकरण, तो बल को दो भागों में बांटा गया है। आपको किसमें, संपर्क बल, और दूसरा एक और हमारा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल का मतलब क्या होता है, वे बल जो तभी कार्य करता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों। मतलब संपर्क बल का मतलब, संपर्क बल तभी कार्य करेगा जब दो वस्तुएं एक दूसरे के पास होंगे, तभी जाकर कार्य करेगा। जैसे कि घर्षण बल, घर्षण बल कब कार्य करता है जी, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी का खुदरा ये सतह है, इस पर ये एक वस्तु है, तो ये जो वस्तु है इस पर चल रहा है, तो इस खुदरे के कारण इस पर इन दोनों में घर्षण होगा। तो दोनों वस्तु संपर्क में है ना, पृथ्वी का सतह और ये वस्तु दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, तो ये यहाँ पर ये संपर्क बल कहलाएगा। दूसरा जैसे अभिलंबो बल हो गया, ठीक है, अभिलंब बल हो गया, तनाव बल हो गया, ये सभी संपर्क बल के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होंगे तो उस बल को हम क्या कहेंगे, संपर्क बल कहेंगे। असंपर्क बल का मतलब इसमें क्या होगा कि वे बल जो बिना संपर्क का कार्य करता है उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अब गुरुत्वाकर्षण बल कोई संपर्क नहीं है, मान लेते हैं कोई सेव है, सेव यहाँ पे लटका हुआ है, अब पृथ्वी है नीचे, पृथ्वी नीचे से ही गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, सेव तुरंत गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, तो संपर्क तो नहीं है इनके बीच में। समझ रहे हैं ना, ये सेव है और ये पृथ्वी का सतह है, इनके दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तुरंत नीचे की ओर गिरता है, ऊपर नहीं जाता। तो ये बात आप समझ के होंगे। तो संपर्क बल में क्या होता है कि वे बल जो बिना संपर्क का कार्य करता है उसे असंपर्क बल कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, आशा करता हूं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। और तीसरा हमारा एक और जान लीजिए, बलों का साम्यावस्था। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट जो हैं वही हम आपको कराए हैं, ठीक है ना। देखिए, बलों की साम्य अवस्था क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो जाता है तो वस्तु साम्य अवस्था में होती है, ठीक है। मतलब सीधी बात यही है कि जब किसी भी वस्तु पर लगाया गया सभी बल, जब किसी वस्तु पर लगने वाला सभी दिशाओं से, सभी मतलब बलों का परिमाण जो हो, यदि वो शून्य होना,
तो वस्तु साम्य अवस्था में हो जाएगा। मतलब कोई भी वस्तु है, ये सपोज दैट ये एक वस्तु है, ठीक है। अब इस पर बल लग रहा है इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, सभी दिशाओं से इस पर बल लग रहा है। तो अगर सभी बलों का जो परिणामी जो होगा, यदि सभी बलों का परिणामी अगर शून्य होगा, अगर सभी बलों से अगर 5 न्यूटन का, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन और इधर से भी 5 न्यूटन, सभी दिशाओं से 5 न्यूटन का ही बल लगेगा, तो ये वस्तु जहां पर है वहीं पे रहने लगेगा, रहेगा कि नहीं जी? वस्तु जहां पे वहीं पे रहेगा ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो ना, तो वस्तु साम्य अवस्था में हो जाएगा। साम्य अवस्था मतलब स्थिर अवस्था में हो जाएगा। सभी दिशाओं से अगर जो बल लगे उसका परिणामी बल यदि शून्य हो, तो वस्तु जो होगा वो साम्य अवस्था में हो जाएगा। जैसे कि मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी हुई पुस्तक है ना, उस पर समान रूप से सभी दिशाओं से बल लगता है, इसलिए वो चुपचाप स्थिर रहता है। दूसरा होता है नीचे गुरुत्वीय बल और ऊपर अभिलंबवत बल क्या होता है? बराबर होता है। नीचे से जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उतना ही अभिलंबवत बल भी लगता है, इसी की वजह से चुपचाप वो स्थिर रहता है। तो बलों का साम्य अवस्था, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि सभी दिशाओं से अगर बल लगता है ना, तो बलों का अगर परिणामी बल अगर शून्य हो, तो उसका साम्य अवस्था क्या होगा? तो वस्तु साम्य अवस्था में होगा, स्थिर होगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये था हमारा इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने आपको कवर कराने का प्रयास किया है। हम आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करा रहे हैं, जिससे कि आप कम समय में एक अच्छा तैयारी अपना कर सकें, अपने क्लास 11 के एग्जाम में एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकें। मैं ये कहूंगा कि अगर आप क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाइए, क्लिक करके अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री का एक अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। तीसरी बात मैं ये भी आपसे कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना, अगर आप चाहते हैं सभी इंपॉर्टेंट आपके PYQ के जानना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी आप जानना चाहते हैं, तो उसको ही लेकर केवल अगर आप शॉर्ट नोट्स जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने आपके लिए क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। इसमें केवल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स है, बेहतर नोट्स आपको इसमें मिल रहे हैं, जिसमें पूरी आपकी फिजिक्स के किताब के, पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के लगभग सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। और वो सभी आपको प्रश्नों को तैयार करना है, उत्तर के साथ होंगे। और ये ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपको मिलाकर ओनली 99 में दिया जा रहा है। तो इस टॉपर नोट्स को जरूर लें और यहां से अपनी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लें। ठीक है, अभी से आप तैयार करें। तो इसको लेने के लिए नंबर आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा पिक में, तो वहां पे उस नंबर पे मैसेज कर लेना है। वहां पे कहना है कि सर हमें क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही मैसेज करते हैं तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो जितने भी हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, टॉपर नोट्स को भूल कर भी मिस नहीं करना है, जरूर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कीजिए। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।